वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी कृषि विज्ञान की इकाई 1 मृदा। मृदा होती है मिट्टी, जिसे हम सॉइल कहते हैं। मृदा की परिभाषा, मृदा घटक, कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण हम इस भाग में पढ़ेंगे और भाग 2 में हम बचा हुआ पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे घरों, गांव एवं शहरों के चारों तरफ जो भी हरियाली दिखाई पड़ती है, जो भी पेड़ पौधे वनस्पति दिखाई पड़ते हैं, वो पृथ्वी के ऊपरी भाग की देन होती है। पृथ्वी इस प्रकार संसार का आधार है, यानी जो जीवन है वो पृथ्वी पर है। घर, विद्यालय, कल कारखाने यानी जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये सब पृथ्वी पर बने होते हैं। पृथ्वी को धरती भी कहा जाता है। हमारे देश में धरती को धरती माँ कहते हैं। इसकी पूजा भी की जाती है। जिस देश में माँ अपने बच्चों का पालन पोषण अपना सब कुछ देकर करती है, उसी प्रकार धरती भी हम लोगों को जीवन जीने के लिए, सुख सुविधाएं देने के लिए ये सभी वस्तुएं देती हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग जिस पर हम लोग रहते हैं, मिट्टी, भूमि, माटी, जमीन या फिर मृदा कहते हैं। यानी इसके कई नाम हैं, मगर ये हमको जीवन देती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति के साथ साथ मृदा यानी मिट्टी की उत्पत्ति भी हुई, जिसकी जानकारी आदि मानव ने भोजन के अभाव, जब उनको भोजन की कमी हो गई तो उनको जंगलों से मिली। आदि मानव जब जंगलों में पशुओं एवं पक्षियों से अपना पेट न भर सका, यानी पहले तो आदि मानव जंगलों में पशुओं को, पक्षियों को मारकर उनको खाता था और अपना पेट भरता था। लेकिन जब उनकी कमी होने लगी तो वो जगह जगह पत्थरों एवं लोहे की सहायता से खेती करने लगा। उसे मृदा या भूमि की जानकारी होने लगी। देखिए, ये बॉक्स में कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। विद्वान पैलिशी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि जब गोबर को हम खेत में मिलाते हैं तो गोबर के साथ साथ कुछ और चीज़ें खेत में पुनः मिल जाती हैं, जो उनमें से पहले निकाल दी गई थीं। इसी प्रकार से वॉन हेमोनेंट ने भी बताया कि पानी को, पौधों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी जो पानी है वो पौधों के लिए भोजन है, उनका जीवन है। पानी जितना अधिक मटमैला होगा, पौधों में वृद्धि उतनी ही अच्छी और अधिक होगी, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि पौधों को पानी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है, जो मृदा में मिलती हैं। यानी केवल पानी के सहारे ही पौधों की वृद्धि नहीं हो सकती, उसे मिट्टी भी चाहिए, वो भी पर्याप्त मात्रा में। पेड़ पौधे एवं वनस्पति अपना भोजन मृदा से प्राप्त करते हैं। पशु अपना भोजन प्रायः पेड़ पौधों और एवं वनस्पतियों से लेते हैं। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। और जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो अपना भोजन पेड़ पौधों से और वनस्पतियों से लेते हैं। मनुष्य भी अपना भोजन पेड़ पौधे, वनस्पति और पशुओं से प्राप्त करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि मिट्टी ना होती तो हमारा जीवन संभव नहीं था। मिट्टी का होना हमारे जीवन का प्रमाण है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मृदा क्या है, जो वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण और आवश्यक होती है। तो ये मिट्टी होती क्या है जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मृदा की परिभाषा। मृदा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, जो चट्टानों एवं खनिजों के टूटने फूटने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर एकत्रित होने से बनी है। इसका मतलब ये है कि जो मिट्टी है, वो जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो चट्टानें और खनिज मिनरल्स होते हैं, उनके टूटने फूटने से, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित का मतलब जब जगह बदल जाती है, और वो जगह बदल जाती है जिसके कारण वो इकट्ठे होते हैं और इनमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जिस पर पेड़ पौधे एवं वनस्पति उगती हैं। इस प्रकार से मिट्टी बनती है। मिट्टी के बनने में 200 साल से हजारों साल तक लग जाते हैं। यानी मिट्टी का बनना कोई आसान क्रिया नहीं है, ये निरंतर रूप से चलती रहती है। सामान्य रूप से पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को ही मृदा कहते हैं। यानी अगर हम मिट्टी कहें कि मिट्टी क्या होती है, तो पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी सतह होती है, हम उसी को मिट्टी कहते हैं। मृदा पौधों के उगने एवं वृद्धि करने का एक माध्यम है। पौधे जो हैं, इन्हीं में उगते हैं, इन्हीं में वृद्धि करते हैं।
मृदा जैविक पदार्थों के साथ चट्टानों एवं खनिजों का मिश्रण भी है, यानी इसमें जो है वो जैविक पदार्थ ही नहीं पाए जाते, इसके साथ साथ इसमें चट्टानें, खनिजों, ये सब जो हैं इसका एक मिक्सचर है सॉइल। अब आते हैं मृदा घटक पर, यानी कंपोनेंट्स। सॉइल के कंपोनेंट्स होते क्या हैं? हमें ये जानना नितांत यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मृदा किन किन घटकों से बनी है, इसमें कौन कौन से घटक शामिल हैं और हर पदार्थ की कितनी मात्रा इसमें उपस्थित है। मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ को मृदा घटक या फिर अवयव कहते हैं, यानी मृदा में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं को मृदा के घटक या कंपोनेंट्स कहा जाता है। मृदा में मुख्य रूप से 4 घटक विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका एक रेखा चित्र बना हुआ है, ये देखिए। तो मृदा को 2 भागों में अगर हम विभाजित करें तो मृदा ठोस और रंध्रावकाश, दोनों 50-50% होते हैं। मृदा ठोस के को भी 2 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें से मृदा के खनिज यानी जो मिनरल्स हैं वो 45% होते हैं और जैविक पदार्थ 5%। जबकि रंध्र अवकाश को 2 भागों में अगर हम बांटें तो उसमें मृदा जल 25% और मृदा वायु भी 25% होता है, जैसे कि ये एक पाई चार्ट में बना हुआ है। मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने के कारण उनके बड़े, छोटे एवं महीन कणों से बनी होती है, यानी जो मृदा है, चट्टानों और खनिज के जो टुकड़े होते हैं जो टूटते हैं वो या तो बड़े होते हैं या फिर छोटे होते हैं या बहुत महीन होते हैं। मृदा का रंध्र अवकाश उसके घनत्व पर ही निर्भर करता है। मृदा का संहन करने की प्रति इकाई आयतन ठोस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रंध्र अवकाश जो है वो कम हो जाते हैं। कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। अब जो छोटे छोटे कण होते हैं उनका आकार किस प्रकार का होता है, उस तरह से मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। मृदा वर्गीकरण से पहले ये जानना जरूरी है कि मृदा कण क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि मृदा चट्टानों और खनिजों के टूटने फूटने से एक स्थान और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने से बनी है, जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा था। चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से मोटी एवं महीन बालू बनती है। हम घरों, खेतों और नदियों के किनारे प्रायः बालू देखते हैं। बालू जब हवा एवं पानी से रगड़ से महीन हो जाती है तब वो सिल्ट या फिर गाद बन जाती है। नालों एवं नहरों की सफाई में जो पदार्थ नीचे तलहटी से निकाला जाता है, तलहटी यानी जो नीचे का तल होता है वहां से निकाला जाता है, वो सिल्ट होता है। सिल्ट के कण टूट टूट कर जब और बारीक हो जाते हैं तो उसे मृतिका या फिर क्ले कहते हैं। चिकनी मिट्टी में मृतिका की अधिकता ज़्यादा होती है, यानी चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें मृतिका का परसेंटेज ज़्यादा होता है, जिसे हम धनकर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें धान की फसल अच्छी होती है। मृदा कणों का आकार नीचे तालिका में, ये जो टेबल बना हुआ है इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, मृदा वर्ग कण और उसका आकार व्यास मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो पहला मोटी बालू। मोटी बालू 2 मिलीमीटर से लेकर 0.2 मिलीमीटर तक उसका मोटाई होती है। महीन बालू की मोटाई 0.2 से 0.02 तक होती है। सिल्ट की मोटाई 0.02 से 0.002 तक होती है और मृतिका यानी क्ले की मोटाई 0.002 से कम होती है। इसीलिए मृतिका जो है वो महीन कण है और वो जिसमें भी उपस्थित होते हैं वही चिकनी मिट्टी कहलाती है। मृदा कणों यानी जो बालू, सिल्ट, मृतिका के जो अनुपात के आधार पर मृदा का नामकरण करते हैं। अब जिसमें जिसका परसेंटेज कम या ज़्यादा होता है उसी के अनुपात के अनुसार उसका वर्गीकरण किया जाता है, जिसे कणाकार गठन कहते हैं। इस प्रकार कणों की सहभागिता के आधार पर मृदा को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, यानी जो भी कण जिस चीज़ में जितना ज़्यादा जितना कम उपस्थित होगा उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण किया जाएगा। मुख्य कणाकार वर्ग। अब देखिए, क्रम संख्या में पहले मिट्टी का नाम दिया हुआ है, फिर उसमें कितनी बालू है, कितनी सिल्ट है और कितनी मृतिका है उसका परसेंटेज दिया हुआ है। पहला है बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी में बालू की प्रतिशत जो है वो अधिक होता है। बलुई दोमट में उससे थोड़ा कम, दोमट में उससे और भी कम। सिल्टी में होता है काफ़ी कम मात्रा में बालू होती है, उसमें सिल्ट और मृतिका अधिक मात्रा में होते हैं। और चिकनी मिट्टी यानी जो मृतिका होती है उसमें सबसे कम
बालू होती है, जबकि मृतिका उसमें सबसे अधिक होती है। तो इस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहले है बलुई मिट्टी। जिस मिट्टी में बालू की अधिक मात्रा होती है उसी को बलुई मिट्टी कहते हैं। यानी इसमें बालू की मात्रा जो है, जैसे कि अभी हमने टेबल में पढ़ा कि इसमें बालू की मात्रा जो है वो 80 से 100% होती है। प्रायः नदियों के किनारे बलुई मिट्टी अधिक पाई जाती है। यानी जो नदियाँ होती हैं उनके किनारे किनारे जो मिट्टी होती है वो बलुई होती है। बलुई मिट्टी के कण काफ़ी मोटे होते हैं, खुरदुरे और थोड़े भारी होते हैं। इसमें वर्षा या फिर सिंचाई का जो जल होता है वो तुरंत नीचे चला जाता है, रुकता नहीं है, जिसमें मृदा में पाए जाने वाले पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो हैं वो नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी जो होती है वो कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों की उसमें कमी होती है, क्योंकि जब पानी रुकता ही नहीं है तो कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व उसमें कम हो जाते हैं। बलुई मिट्टी काफ़ी मुलायम और भुरभुरी होती है, जिसके कारण इस मिट्टी में जुताई, गुड़ाई, निराई यानी जो भी कृषि कार्य है वो करना आसानी से हो सकता है। पानी न रुकने के कारण इसमें उगाई जाने वाली फसल की सिंचाई भी बार बार करनी पड़ती है। अतः इस प्रकार की मृदा में उन फसलों को उगाना चाहिए जिनमें कम पानी की आवश्यकता हो। यानी जो बालू होती है उसमें वो तरह की फसल उगती है जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो, क्योंकि पानी जो है इसमें रुकता नहीं है और वो नीचे की तरफ चला जाता है। बलुई मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ एवं चिकनी मिट्टी मिलाकर इसको जल धारण क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। अगर हम बालू में कार्बनिक पदार्थ या फिर चिकनी मिट्टी को मिला दें तो जल को सोखने की क्षमता में वृद्धि आ जाती है। पौधों के पोषक तत्व कायम रखने की क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है और इस तरह की मिट्टी में हम अरहर, दाल, ज्वार, बाजरा, मटर, चना ये सारी जो फसलें हैं इनकी खेती कर सकते हैं। दूसरा है बलुई दोमट मिट्टी। जिस प्रकार से बलुई मिट्टी में 80 से 100% बालू होती है, बलुई दोमट मिट्टी में 50 से 80% बालू होती है और बची हुई सिल्ट और मृतिका होती है। सिल्ट और मृतिका की उपस्थिति के कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी हल्की बंधी रहती है। इसमें वो भी फसलें उगाई जा सकती हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। बलुई मिट्टी की अपेक्षा इसमें सिंचाई भी कम आवश्यकता होती है। इसमें फसलों की पैदावार अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि देखिए बलुई मिट्टी में पानी नहीं रुकता, वो नीचे ज़मीन में चला जाता है। लेकिन जब बलुई दोमट मिट्टी की बात आती है तो उसमें पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी कृषि यानी खेती के लिए सबसे अच्छी सर्वोत्तम होती है। इसमें बालू एवं सिल्ट की मात्रा 30 से 50%, मृतिका की मात्रा 0 से 20% होती है। इसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जिससे फसल जो है वो अच्छी होती है। दोमट मिट्टी में हवा एवं पानी का संचार बहुत अच्छा होता है, जिस कारण पौधों की जो जड़ें हैं उसकी वृद्धि अधिक होती है, तेजी से होती है। फसलों की पैदावार भी बहुत अच्छी और अधिक होती है। इस मृदा में लगभग सभी फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं, क्योंकि इसकी जो जल धारण क्षमता है वो अच्छी होती है। इसमें जल जो है अच्छे से अवशोष होता है और रुका भी रहता है। इसमें जुताई, गुड़ाई, निराई आदि क्रियाएं भी आसानी से की जा सकती हैं। तो अगर हम कहें कि फसल उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो सबसे अच्छी यानी सर्वोत्तम मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। सिल्ट मिट्टी, इसमें बालू की मात्रा बहुत कम होती है, सिल्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसे महीन कणों वाली मिट्टी या फिर गाद भी कहते हैं। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। पानी की अधिक मात्रा होने पर मिट्टी में हवा का संचार रुक जाता है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जुताई करने पर खेत में ढेले बन जाते हैं और वो कठोर हो जाते हैं। इसमें सामान्य फसलें नहीं उगाई जा सकती, मुख्य रूप से धान एवं गन्ना की फसल उगाई जाती है। ऐसी मिट्टी पौधों की जड़ों की वृद्धि भी अच्छी नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें जो है वो ढेले बन जाते हैं, वो कठोर हो जाती है, तो जड़ें अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाती। इस प्रकार की मृदा में कार्बनिक खाद एवं बालू का प्रयोग करके खेती योग्य बनाया जा सकता है, जिससे अच्छी पैदावार हो। यानी सिल्ट मिट्टी में अगर हम जो बलुई मिट्टी है वो मिला दें तो हम उसे खेती योग्य बना सकते हैं। पांचवा है चिकनी मिट्टी यानी मृतिका।
और इसे क्ले भी कहते हैं। इस प्रकार की जो मिट्टी है सबसे अधिक कठोर होती है, बहुत कड़ी होती है। इसमें मृतिका की मात्रा 30 से 100% होती है, यानी इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्ले उपस्थित होती है। बालू एवं सिल्ट की मात्रा 0 से 50% होती है। इसके कण जो हैं बहुत महीन बारीक होते हैं, जिनका आकार 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। पानी मिलने पर इसके कण फूलकर आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की मृदा को चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मृदा के सूखने पर दरार पड़ जाती है। चिकनी मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा पाई जाती है। यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन कठोर होने के कारण इसमें सभी फसलें नहीं उगाई जा सकती। चिकनी मिट्टी में हल चलाने पर बैलों को अधिक बल लगाना पड़ता है, इसमें क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो चिपक जाते हैं। इसमें धान, गन्ना, कपास ये इसकी खेती बहुत अच्छे से होती है। ऐसी मिट्टी में रंध्र अवकाश की मात्रा अधिक होने से हवा का संचार भी अच्छा होता है, लेकिन वर्षा होने पर या सिंचाई के बाद हवा का संचार रुक जाता है, क्योंकि वर्षा के बाद जो इसमें जो जल जाता है और उसके कण चिपक जाते हैं तो हवा का संचार कम हो जाता है, रुक जाता है। बालू की मात्रा मिलाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाया जा सकता है और तब ये फसल के लिए तैयार होती है। तो ये तो हो गया इस पाठ का भाग 1, और इसके प्रश्न उत्तर आप मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसका भाग 2 जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।